वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आइंदा इलेक्शन में अवामी हिमायत किस जमात को मिलेगी? आईपूर के हालिया सर्वे के नताइज के मुताबिक अगर मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में एक बार फिर सख्त मुकाबले की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक 29% पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून को अपना पहला इंतखाब करार दिया है, जबकि 28% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ को अपनी पहली चॉइस करार दिया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 15% शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने वोट से इक़्तिदार दिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सवाल यह है कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ तारुफ में आपसे करवा देती हूँ, हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा आपको क्या लगता है कि आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं किन जमातों में कड़ा मुकाबला होगा? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला होगा? देखिए, बैटल ग्राउंड मुख्तलिफ हैं, 4-5 जगह पर हो गई और हर जगह का अपना डायनामिक्स है न्यू। पंजाब में आप आ जाएं तो बिल्कुल PTI का और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, जहां पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर कि मुझे इन पोल्स पर एतबार नहीं होता, लेकिन मैं जो अवामी लहर है उसकी बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में PTI का मुकाबला यकीनी तौर पर होगा और पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पल्ला आज से नहीं पहले से भारी है और उन इंतखाब भारी था जो हुए 2018 में जो इंतखाबात हुए, तब भी नून का पल्ला भारी था। वो बात भी जो कुछ भी आपको हुआ वज़न कम कर दिया गया तराजू से, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये कि दूसरा मुकाबला जो है तगड़ा वाला वो खैबर पख्तूनख्वा में होगा और खैबर पख्तूनख्वा ने अपना फैसला बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा मुख्तलिफ दिया है, इन पोल से मुख्तलिफ दिया है। इन पोल्स के मुताबिक वहाँ बिल्कुल क्लीन चिट स्लेट मिल रही है PTI को, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए वहाँ पेशावर, बर्दान, नौशहरा, जो चाहें आप नाम ले लें, उसमें PTI को शिकस्त हुई, ये तस्लीम करना होगा और बड़े पैमाने पर ठीक ठाक शिकस्त हुई। अब उसे कोई और नाम दे लें आप कि जी हमें वोट ज़्यादा मिल गए, उनके बेर मुंतखब हो गए, वो अलग बातें, लेकिन उमूमी तासुर यह है कि पश्तून बेल्ट ने PTI को मुस्तरद कर दिया बल्दियाती इंतखाबात में। सिंध में आप आ जाइए तो यहाँ मुकाबला एक तरफा नजर आता है बाज़ औक़ात, शहर को छोड़कर, कराची को छोड़कर। कराची में अब किसे मुकाबला सह तरफा होना है, पहले एक तरफा होता था, फिर 2 तरफा हो गया, अब 2018 में 2 तरफा था, अब 3 तरफा मुकाबला होगा यहाँ पर और कराची के अंदर। बाकी सिंध में तो शायद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि PTI जीत जाएगी या कोई और जीत जाएगा। सिंध के अंदर इस वक्त जो कैंपेन चल रही है बल्दियाती इंतखाबात की, बल्दियाती बिल की कैंपेन, वो सियासी कन्वर्ट हो गई है। वहाँ धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस पर कब्जा कर लेंगे और वगैरह वगैरह। तो वो एक पूरा एक सियासी कैंपेन है जो लोग अपने सूबों में बल्दियाती निज़ाम सही नहीं ला पाए, वो यहाँ पर आके बातें करते हैं और यहाँ आकर तकरीरें कर रहे हैं कराची के अंदर। अब रहा बलूचिस्तान, वहाँ आपको पता है कि क्या डायनामिक्स होते हैं। वहाँ बाप वाले हैं आजकल, उनका अपर हैंड है तो उन्हीं का रहेगा। PTI उनकी दुमचल्ला बनी हुई है, वो उनके साथ रहेगी और वहाँ मेरा ख्याल है बाप को ही मेजॉरिटी मिलेगी, जैसा कि हम पिछले इंतखाब में भी देख चुके हैं। इल्ला ये कि कोई नई पार्टी बन जाए वहाँ पर। रहा अपना एक और सूबा हमारा, तो अब गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं आप, कश्मीर में चले जाएं आप, वहाँ जो कोई कहेगा वही अमल होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर वोट्स अगर ज़्यादा मिल भी जाएं तब भी नशिस्तें ज़्यादा मिलना गारंटेड नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है पॉपुलर सीटें होती हैं और ज़्यादा वोट होते हैं, सीटें कम हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाए, एक नया पोल आया है आज जिसमें कहा गया है कि 68% लोग कहते हैं
कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, ठीक। तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की पूरी कैंपेन को बहुत बड़ा फायदा। ठीक है, बात कर रहे थे कि आइंदा इंतखाबात में क्या मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। आईपुर सर्वे के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। जुनैरा, इस सर्वे को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? मैंने तो पहले भी हमेशा यही कहा है कि ये जो सर्वेज होते हैं, मैं इन पे तब तक कमेंट नहीं कर सकती जब तक मैंने इनको खुद देखा ना हो, बिकॉज रिसर्च की क्या डायरेक्शन है, सैम्पल साइज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इट्स नॉट इजी, इतना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, जब भी इलेक्शंस करीब आने लगते हैं बेशुमार गैलप सर्वेज और दूसरे सर्वेज आने लग जाते हैं और आई हाईली, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, आई हाईली बिलीव कि ये सारे मोटिवेटेड होते हैं, पेड होते हैं, एजेंडा ड्रिवन होते हैं। अगर किसी ने ये देखना है कि आवाम का रुझान किस तरफ जा रहा है तो जलसे किसी हद तक हम कह सकते हैं, हालांकि जलसे भी नहीं ट्रांसपायर कर पाते वोट को कई दफ़ा, कि जितने लोग आपके जलसे में चले गए हैं वो वोट भी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। सो बेसिकली इस वक्त जो दुनिया में सूरत हाल है, जो बहुत अच्छा भी डिलीवर कर रही हैं गवर्नमेंट्स, वो एक एक किसी रीज़न की वजह से जो है वो ड्रॉप आउट होती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखें क्या हो रहा है, यूके में देखें क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। जो बाइडन के 2 इयर्स 3 इयर्स कंप्लीट होने पे भी लोगों को हिचकिचाहट है कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं आएगा। तो वो तो बहुत स्टेबल डेमोक्रेसीज़ हैं। हम अपनी बात करें तो स्टेबल तो दूर की बात है, वी आर नॉट इवन डेमोक्रेसीज़ द प्रॉपर वन। तो यहाँ पे तो मुझे ये नज़र आता है कि हर जगह के, जिस तरह एनबीसी ने बात की है, हर जगह की डायनामिक्स और पोलराइजेशन इतनी डिफरेंट है कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो कोविड के बाद इकोनॉमी की हालत हुई है और जो महंगाई का एक बहरान आया है, उसके बाद किस तरह रिएक्ट करता है पॉपुलर वोट, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑन दिस एट द सेम टाइम अपने अपने इलाके में MPAs और MNAs बहुत एक्टिव हुए हैं। कोई कहीं यूनिवर्सिटी बनवा रहा है, कोई कहीं रोड्स बनवा रहा है, अपने तौर पे डिलीवर करने की सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये समझ आ गई है कि एज अ कलेक्टिव गवर्नमेंट अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं है तो कम से कम हमने अपना ज़ाती वोट बैंक जो है उसको तो सेव करना है। टिकट किस पार्टी का मिलता है वो बात की बात है। सो इस वक्त चीज़ें दे आर क्वाइट क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड और प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ में आती है कि 2/3 मेजॉरिटी कोई बहुत वाज़े तौर पे किसी पार्टी का आना इवन पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट होगी। द वे दे आर ट्रीटिंग ये जो बलदियाती निज़ाम है और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ सारी पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं, उनके लिए दफ़ा कोई इतना आसान नहीं होगा। सो इट्स ओपन एंड शट केस फॉर मी, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाला वक्त क्या है, लेकिन रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन डेफिनेटली महंगाई की वजह से हमें नज़र ज़रूर आएगा। अंबर, क्या लगता है आइंदा इंतखाबात तक वोटर्स का यही रुझान बरकरार रहेगा, जैसा कि आईपुर के हालिया सर्वे से हमें मालूम हुआ है? जी देखिए, मैं कहूँगी कि सिर्फ एक सर्वे से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे हमारी बातचीत हो रही है उस पर हम कई जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं, जिसमें लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मैं कहूँगी जल्द से जुलूस, बल्कि शायद इतना ज़्यादा मैं जुनैरा से थोड़ा सा यहाँ इत्तेफाक नहीं करूँगी, जल्द से जुलूस कभी कभी बहुत बड़े भी नज़र आ जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा जलसा किया था पेशावर में, लेकिन इसके बावजूद JUIFA की ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नज़र आई थी लोकल बॉडीज इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ज़रूर होता है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं अवाम क्या सोच रही है, इसके क्या व्हाट इज द पल्स, हु इज रीडिंग इट। अब मिसाल के तौर पर डस्का का बाई इलेक्शन था, उससे कबल 2-3 सर्वेज निकले थे और उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज आगे है। तो कह सकते हैं कि वो दुरुस्त एक पेज गोई थी। कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बावजूद कि जोड़ तोड़ की सियासत हुई थी और RTS भी बैठ गया था वगैरह वगैरह, जो आपकी जो वोट था, पॉपुलर वोट था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ एक रुझान नजर आ रहा था जो आपको वोट में अक्कासी मिली थी। बाद में हुकूमतें किसकी बनी और वो कैसे बनी वो अलग बात है। अब तो मैं कहूँगी कि कुछ हद तक आपको, अगर आप ये देखना चाहेंगे कि पंजाब अगर मरकज है तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का ही मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इनरोल्स नहीं कर सकी एक बाई इलेक्शन के अलावा
वो नहीं नजर आती इतनी ज्यादा तेज। फिर आपके स्पॉयलर्स भी आते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक स्पॉयलर प्रूव कर सकती है। मगर मैं एक बात से इत्तेफाक जरूर करूंगी, जुनैरा जो बात कर रही है कि MNAs MPAs अखराजात कर रहे हैं, अपने हलकों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो मुआवने खुसूसी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो एक दोबारा से आपको नजर आ रहा है कि लोगों जो मौजूदा हुकूमत है कारकर्दगी जाहिर करनी है, MNAs MPAs ने भी अपने वोट बैंक या तो कायम रखने हैं या बनाने हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है कि आपको 2023 या 2022 का इलेक्शन करीब आता हुआ नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। और इसमें पंजाब में तो डेफिनेटली मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का लग रहा है। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में किन फैक्टर्स की बुनियाद पर PTI की पोजीशन कमजोर होगी आने वाले दिनों में? देखें, एक तो मैं ये एग्री नहीं कर रहा अंबर से कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का कोई बहुत ही ज़बरदस्त मार्का खेज मुकाबला होगा। देखिए, अगर ये आईपुर का सर्वे ही सामने रख लें तो PMLN 46 पे है और PTI 31% पे है। और अगर 15% का फ़र्क अगर आप वोटर में ट्रांसलेट करें तो ये 20,000, 25,000, 15,000 की लीड जाके बनती है हर हल्के में। और हम ज़िमनी इंतखाबात में देख भी रहे हैं कि ये लीड इसी तरह निकल रही है PTI की, कहीं कोई 500, 1000 या बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक तो मुझे पंजाब में तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये वाकई 15% का फ़र्क है वोटर का आपस में, 46 और 31 पे खड़ी हैं दोनों पार्टियां, तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों का आपस में। फिर तो वन वे स्वीप है PMLN के लिए 44% के साथ। और पंजाब जो जीतता है उसके लिए मरकज़ में हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा बड़ा सूबा जो है वो सिंध है, जहाँ से ज़्यादा सीटें जो हैं कौमी असम्बली की आती हैं, जहाँ से मरकज़ की हुकूमत बनती है। अब सिंध में भी PTI की पोजीशन ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो कोई सीटें निकाल सकें। उनका और पीपल्स पार्टी का बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है और कराची भी उनके हाथ से निकलता नज़र आ रहा है। तो मुझे तो जो पिछले इलेक्शन में जहाँ से सीटें PTI ने हासिल की थी पंजाब और सिंध कराची में, वो दोनों उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड इस सर्वे के मुताबिक और जो ज़िमनी इंतखाबात पिछले 1 साल में हुए हैं उन नतायज की रोशनी में दोनों उसके हाथ से जाते नज़र आ रहे हैं। चाहे ज़िमनी इंतखाब साउथ में हुए हैं या सेंटर में हुए हैं या अपर पंजाब में हुए हैं, PTI हारी है। इसी तरह कराची के ज़िमनी इंतखाबात भी PTI हारी है, अपनी जीती हुई सीटें भी हारी है। अब KP एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था PTI का, तो हमें तो वो भी उनके हाथ से निकलता हुआ बल्दियाती इंतखाबात में नजर आता है। अब अगर बलूचिस्तान में भी देखें तो वहाँ भी PTI की कुछ सीटें इस बार भी ज़्यादा नहीं है और यह सर्वे भी कोई PTI को वहाँ जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर मैं पार्लिमानी सियासत के तनाजुर में देखूं और सीटों के तनाजुर में देखूं तो ये सर्वे तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटियां बजा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई सूबा भी उनके हाथ में भी नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो अपनी को पार्लिमानी या सीटें निकाल सके, क्योंकि पॉपुलर हमारे यहाँ को मुतनासिब नुमाइंदगी तो है नहीं, पॉपुलर वोट बैंक तो है नहीं कि आपने कितना लिया है। एंड ऑफ द डे तो सीटें जीतनी है और ये सर्वे जो है वो ये बता रहा है कि सीटें जीतना मुश्किल इस सर्वे की रोशनी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वैसे तो पिछले 1 साल से हमें सीटें हारती ही नजर आ रही है PTI, बल्कि 2018 के फौरन बाद मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इमरान खान ने वजीर आज़म बनने के बाद जो 2 सीटें छोड़ी लाहौर और पेशावर में, वो दोनों वो हार गए। इसका मतलब है कि वो अपनी जीती हुई सीटें जो इमरान खान ने जीती वो भी वो रिटेन नहीं रख सके थे, क्योंकि शायद ज़िमनी इंतखाबात में उस तरह RTS को नहीं बिठाया जा सकता था जैसे आम इंतखाबात में बिठाया जा सका। तो मुझे तो ये जो सर्वे है ये कोई इस तरह PTI के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटियां बजा रहा है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में सब कहते हैं 1 साल रह गया है, 6 माह रह गए हैं, 1.5 साल रह गया है। क्या हमें ये उम्मीद है कि इस 1 साल में PTI की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी और वो रायमा को तब्दील कर लेगी? मुश्किल नजर आता है। जिस डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे हुकूमत चली गई है वहां से अपवर्ड ट्रेंड लेना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई में जाकर यू टर्न लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खाई में गिरती नजर आ रही है ये हुकूमत। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इस नतीजे में तो वो एक बहुत छोटी पार्टी बन के अगले इंतखाबात में शायद सामने आए। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आइंदा इंतखाबात PTI के लिए कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप? देखिए शाइस्ता, ये तो बड़ा वक्त से पहले एक सर्वे हो गया है। आप देखें कि 2008 के इलेक्शन अगर आप देखते हैं तो उस वक्त
नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, लग रहा था कि मुस्लिम लीग स्वीप करेगी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आपने देखा कि सिंपैथी वोट पीपल्स पार्टी को पड़े और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली। फिर 2013 के इलेक्शन में कहा जाता है, जरदारी साहब ने कहा था कि आरओस के इलेक्शन थे और वहाँ पे नवाज शरीफ जीत जाते हैं। 2018 के इलेक्शन आरटीएस डाउन होने के, तो ये जब इलेक्शन करीब आएंगे उस वक्त देखना है कि कौन जीतता है और उस वक्त के डायनामिक्स क्या होंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है, पीटीआई के लिए कम बैक करना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितना उनका ग्राफ गिर गया है, या मैंने कई इलेक्शंस में देखा है कि बड़े बड़े स्टॉल वोट्स और जो वुज़रा थे वो इलेक्शन हार जाते थे। उसकी वजह यही होती थी कि वो अनपॉपुलर हो जाते थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट में होते थे और तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते थे। तो पीटीआई के साथ भी यही मसला है कि उन्होंने जो 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का, ये तो क्लियर कट वादा था ना। एक तो ये वादा पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, दूसरा जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो इस वक्त पीटीआई की बास्केट में है। बेशक अपोजिशन ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई या उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि पीटीआई की दुश्मनी में, पीटीआई के बरखिलाफ जाने की वजह से इन लोगों को वोट मिल सकता है। लेकिन जिस तरह एनबीसी ने शुरू में बात की थी, डायनेमिक्स चेंज होंगी, पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, साउथ पंजाब की, आप सिंध में चली जाती है, अंदरूनी सिंध डिफरेंट होगा, हैदराबाद में डिफरेंट होगा। हाँ, कराची में पीएसपी मेरे ख्याल से इस दफ़ा थोड़ी सी सीटें ले सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 2018 के इलेक्शन हुए थे और इनिशियल अनाउंसमेंट हो रही थी रिजल्ट्स की, तो पीएसपी कई जगह जीतती हुई नज़र आई। लेकिन जब सेंट्रल पंजाब में नून लीग की ज़्यादा सीटें निकलती हुई नज़र आई, ये देखना पड़ेगा कि जब इलेक्शन होंगे उस वक्त के डायनामिक्स क्या है। लेकिन पंजाब में नून लीग की पोजीशन बेहतर है, सिंध में पीपल्स पार्टी की, खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए वहाँ पे वाकई पीटीआई की ये निकम्मापना था कि उन्होंने टिकटें सही तकसीम नहीं की थी। अगर वो मुत्तहिद हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर वहाँ पे पीटीआई ही जीतेगी। चंद एक सीटें मुस्लिम लीग नून, एएनपी या मौलाना फजल रहमान को मिल सकती हैं। जी नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। मीडिया सार्फिन के सामने जब हमने यही सवाल रखा कि आईपूर सर्वे कबल अज़ वक्त इंतखाबात की सूरत में 29% की मुस्लिम लीग नून, जबकि 28% अवाम की तहरीक इंसाफ पहली चॉइस है, तो क्या आइंदा इंतखाबात में दोनों जमातों में सख्त मुकाबला होगा? 68% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, आइंदा इंतखाबात में दोनों जमातों में सख्त मुकाबला होगा, जबकि 32% लोगों का ख्याल ये है कि जी नहीं, दोनों जमातों में कुछ ज़्यादा सख्त मुकाबला नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानेहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामिया को सानेहे का जिम्मेदार करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने महकमा मौसमियात की वार्निंग को मुसलसल नज़रअंदाज किया। 5 दिन बर्फबारी के बाद रास्तों को 2 रोज ताखीर से बंद किया गया, जबकि बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और उसका अमला गायब रहा। कमेटी की जानिब से जिंदा बच जाने वाले सयाहों की शिकायत भी सुनी। सयाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजुर्बा करार देते हुए इंतजामिया की नाअहली और गफलत की निशानदेही की। सवाल यह है कि जिम्मेदारों का तयन होने के बाद क्या इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या पंजाब हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है इस बार बहुत सख्त कार्रवाई होगी मेरी। और ये जो इंतजाफलत है, ये बात ठीक है कि मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जो लोकल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस की, इन सब के हेड्स रूल होने चाहिए और इनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए और इनको एग्जाम्पल बनाया भी जाना चाहिए। मुझे लगता है उस्मान बुज़दार साहब इस दफ़ा किसी को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने अब तक इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने इस पर चेक किया तो उन्होंने कहा वो खुद इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है, वो एक्शन करने के मूड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और इसमें साथ साथ आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखी एनडीएमए के हवाले से, उसने भी इसको नया रुख दिया, लेकिन ये तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। आज एसीएस होम सीएम को मिले ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने मज़ीद वक्त
मांगा है अभी 2 से 3 दिन इन तहकीकात को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन इनमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फिक्स की जाएगी और उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी और मैं समझता हूँ वो एग्जाम्पल बनेंगे और ये एक अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान में। और गवर्नेंस के हवाले से उस्मान बुज़दार को ये ठीक है कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है मरी की और वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, लेकिन इससे सीखने की भी ज़रूरत है और जिन अफसरान की कोताही है उनको इस तरह की मिसाल बनाने की भी ज़रूरत है ताकि आइंदा लोग ओहदों पर लगने के लिए तो बहुत बेताब रहते हैं। ठीक है, अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या ये भी मुमकिन है कि जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश भी की जाए? की भी कोशिश की जाएगी और इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान में बेशुमार वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उनका ज़ीरो निकलता है। आपने देखा कि जिस तरह शाहरुख जतोई आप देखें कि मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, उनको सज़ा भी हुई, वो किस तरह दंदनाते जो है वो कभी हॉस्पिटल में फिर रहे होते हैं, कभी जेल में उनको फैसिलिटीज़ है। और उस्मान मिर्ज़ा का केस आपके सामने है। इसी तरह मरी में भी क्या अभी तो बहुत हाइप इसकी क्रिएट हुई है। चीफ मिनिस्टर भी बड़े एक्टिव है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक्टिव है और कहा जा रहा है कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, किसी को मुअत्तल कर दिया जाएगा, 1 हफ्ते बाद उसको साहिवाल डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि सज़ा और जज़ा नहीं होती। इतना बड़ा वाक़या हो गया, देखें दिल दहला दिया जिस वाक़े ने, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपने देखा कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि मैं अपनी कैपेसिटी में मरी गया और अगर मैं वहाँ पहुँच के एक्शन ना लेता, क्योंकि वो एक दबंग किस्म के वज़ीर हैं और उन्होंने फौरी तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा 23 छोड़ के शायद 40-50 जो है वो अमवात हो चुकी होती। तो कौन इसका जिम्मेदार है? वहाँ से जो रोड क्लियर करनी थी उसकी मशीनरी का ठेकेदार कौन है? किसने ये सब करना था? हर एक बात का तयन होना चाहिए और इन सब चीज़ों का तयन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात तो ये है कि इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अभी तो हम देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के भी बयान आ रहे हैं, वाक़ई उज़रा के भी बयान आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे यही लगता है कि इस बात में भी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकेगी। शायद कुछ छोटे अमले को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए या उनको सज़ा दे दी जाए, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी और दूसरे लेवल के बड़े अफसरान हैं, हो सकता है किसी की ट्रांसफ़र हो जाए और उसको उसके बाद उससे भी बेहतर ओहदा मिल जाए। तो मुझे इस बात को ये एंड रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक, एनबीसी ऐसे सानेहात से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है आपके नज़दीक? देखिए, पहली बात तो ये मुझे इस रिपोर्ट पे इतराज़ है। इस रिपोर्ट में कहा गया गफलत का मुजाहरा किया गया। यहाँ उन्होंने गफलत का बहुत बड़ा ढील दे दी है, बड़ी लगाम छोड़ दी है। गफलत तो हो सकती है इंसान से, गफलत तो इंसान तो काफिल है ना, तो गफलत करता है वो। ये मुजरिमाना गफलत थी। यहाँ पर लफ्ज़ मुजरिमाना गफलत का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए था, जो जानबूझ के नहीं किया गया मेरा ख्याल है। कि मुकबका हो जाएगा और लोग फिर सस्पेंड होंगे, फिर कहीं और पोस्ट हो जाएंगे। देखिए, ये जो बातें रिपोर्ट में आई हैं, ये सारी वो बातें शाइस्ता जो मैं इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। मैंने बताया था कि 29 गाड़ियां थी इनके पास, स्नो मूवर्स, जिसमें से 20 गाड़ियां अपने स्टेशन पर पार्क थी, उनमें पेट्रोल नहीं था, उनका स्टाफ मौजूद नहीं था। इसी तरह 1122 का पूरा स्टाफ अपनी जगह पे था ही नहीं। आज जो खबर अभी है हम पे चल रही है वो ये है ना कि 100 अफराद ने राब्ता किया 1122 से और उनको टालते रहे हो कि जी हम तो खुद फंसे हुए हैं, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, यहाँ पर नफरी नहीं है। अब मसला ये है कि आप गाड़ियाँ रोक नहीं पाए टोल प्लाजा पे। ये गाड़ियों की एक लिमिट होती है, वो रोक नहीं पाए। कोई 25,000 कह रहा है, कोई कह रहा है, अब 8,000 आया है। आपने 1.25 लाख गाड़ियाँ आने जाने दी और वापसी का रास्ता भी खाली था, जाने का रास्ता भरा हुआ था। ये सब कुछ नजर आ रहा था। आप पर ड्रोन थे, आपके पास कैमरे थे, टोल प्लाजा पे बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा हुआ है जो गाड़ी मॉनिटर करता है और उसकी इत्तला आगे देता है। आपको इत्तला मिलती रही, आप पे तो बैठे रहे, आपने ना गाड़ी रोकी, बर्फबारी के बाद भी आपने चलने दी। तो ये मुजरिमाना गफलत है। ये मैं तो कहूँगा कि ये इक़दाम कत्ल है और इसका बहुत ज़्यादा सख्त मुआवजा होना चाहिए। लेकिन मैं मायूस हूँ कि मुझे 12 मई के कातिल नहीं मिल पाए, मुझे अलीगढ़ कराची का कत्लेआम के कातिल नहीं मिल पाए, मुझे बल्दिया टाउन के असर मुलजिमान नहीं मिल पाए,
मखदूम नूर वाला केस आपके सामने, उस्मान मिर्जा की भी आपको मिसाल दी है, और कई सियालकोट, कसूर वगैरह, कितने मुकदमात हैं। और अपीलों में या समातों में फौरी तौर पर फैसला ले लिया आपने सेशन कोर्ट से, फिर अपील में चले गए, वहाँ पड़े हुए मुकदमा, और 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, और वो चल रहे हैं मुकदमा, कोई फैसला नहीं हो पाया, मुजरिम को सजा नहीं मिल पाया। यहाँ पर भी अगर आप एक बार एग्जाम्पल सेट कर दें, एक बार कर दें कि जो लोग थे उन्हें सस्पेंड ना करें, उन्हें डिसमिस करें, उन पर मुकदमा चलाएं, उन पर मिसकंडक्ट का मुकदमा चलाएं और मुजरिमाना गफलत का मुकदमा चलाएं जिसमें इंसानी जानों का जिया हुआ, तो तब बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है, एनबीसी का पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपकी जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि नज़रअंदाज किया गया तमाम अलर्ट्स को? महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो अलर्ट्स दिए गए उनको नज़रअंदाज किया इंतज़ामिया ने? देखिए, हम ऑलरेडी इसको एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं और हम सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ज़िम्मेदार है। तो रिपोर्ट में अगर ये कुछ आ जाएगा तो कुछ नया नहीं होगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब वेदर अलर्ट आता है तो फिर अथॉरिटीज़ का काम होता है कि वो थोड़े से प्रोएक्टिव हो जाएं और वहाँ पे डिस्करेज करें मूवमेंट को, और उस तरह की चीज़ें सारी अपनी टूल्स एंड एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करें कि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। इन अदर वर्ड्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। अब जो ख़ुद डिज़ास्टर हैं डिपार्टमेंट्स, उन्होंने डिज़ास्टर को मैनेज क्या करना है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वाई इज़ दिस इवन बीइंग डिस्कस्ड अंडर अ कमेटी। इनको तो सीधा सीधा उन लोगों को बुला के जो कि ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs कटनी चाहिए, बिकॉज़ इसमें लोगों की जानें गई हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो भी हैं, जो अपनी जगह पे मौजूद नहीं था, उनके ख़िलाफ़ FIRs काटें और उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलाएँ। आप लोग उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह किसी मर्डर को आप ट्रीट करते हैं। आप इस मुल्क में अंदाज़ा करें कि ज़ाहिर जाफ़र जिसने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था, वो रोज़ कोर्ट में अपने आप को मेंटली अपसेट शो करता है ताकि उसको ये प्ली मिल जाए कि बिकॉज ही इज़ अ मेंटली सिक पर्सन तो उसके ऊपर केस नहीं चल सकता। वो रोज़ एक्टिंग भी करता है, वो सब कुछ करता है और हमारा मीडिया उसको दिखाता है। Journalists were asking questions कि ज़ाहिर how are you feeling? You are asking a brutal murderer कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ये तो हाल है हमारी कौम का, जिसका सर कट गया उसके वालिदैन से जाके आप पूछें कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब हम इनको कवरेज देते हैं, हम इनको एयर टाइम देते हैं। इसी तरह जब तक आप एक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे इन लोगों को, जो फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं उनका पर्पस ये होता है वो बाद में रिकॉर्ड में आपकी जो परफॉर्मेंस है डिपार्टमेंट की उसको गेज करने के काम आ सके। तो वो तो इट इज़ लाइक अ वीडियो एविडेंस दैट इज़ फेयर इनफ, काफ़ी है वो आपको सज़ा देने के लिए। तो कमेटियाँ बना लें, जितने मर्जी दिन गुजार लें। साहिवाल का वाक़या, उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या, शाहरुख का जतोई का वाक़या, ये सारे वाक़यात ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी बच जाते हैं, मशीनरी जो गवर्नमेंट की होती है वो भी बच जाती है, मरने वाले मर जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं। सो मैं तो बहुत होपलेस हूँ, जैसी मर्जी रिपोर्ट आ जाए, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के मुकदमा नहीं चलता, इनको भी जेलों में नहीं डालते, तो किसी सज़ा का, किसी सस्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अंबर, आपके ख्याल में किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारान के खिलाफ, और आपके नज़दीक क्या कार्रवाई वाकई में होगी? देखिए, पहले तो मैं एक मामले को एड्रेस करना चाहती हूँ। जाहिर है जो मुझे अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, कमेटी बनी है। सबसे पहले तो जाहिर है इंक्वायरी कमेटी ही बनती है, तरीक़ाकार फॉलो करना पड़ता है, वरना बाद में भी और ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा लूप होल्स ढूंढते हैं, अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो उनको और मौके मिल जाते हैं बचने के। तो पहले तो मैं कहूँगी कि इंक्वायरी कमेटी का तरीक़ाकार पहली जो कदम है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पहले तो देखना है ना कि हुआ क्या, कैसे हुआ।
और बहुत सारी डिस्कशन तो हो गई है इस प्रोग्राम में, दीगर बहुत सारे अखबारों में, मीडिया पर, कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ। मेरे ख्याल में कि एक जो शायद एलिमेंट मिसिंग इसमें है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, वो NDMA का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ थी, उसका भी सवाल मेरे ख्याल में आना चाहिए, उस पर भी जवाब दे होना चाहिए। जब ये मुकम्मल हो जाएगी और फिर ये सामने आएगी तो फिर जाहिर है फिर उसके बाद कार्रवाई की बात हो सकती है। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, 23 लोग हैं जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें जो सर्दी से भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से भी। ये गम और गुस्सा में भूलना नहीं चाहिए, याद दिलाते रहना चाहिए। लेकिन मैं जुनैरा से इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमने बहुत शोर मचाया, बहुत बार बार फॉलो अप भी हुआ, आप भी कर रहे हैं। जैसे अभी साहिवाल का मेरे ख्याल में सानिया एक मिसाली है, जहाँ शायद कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था या उनको महफूज रखना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो केस आगे नहीं बढ़ा। मुझे लगता है शायद इस केस में जो कुछ अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमिश्नर हुआ, छोटी सदाकर, उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, शायद कुछ केस भी बन जाएगा, लेकिन उससे आगे मेरे ख्याल में शायद बात ना बने। क्या जो मुजरिमाना गफलत का केस बनेगा, क्या FIR कटेगी, शायद ना बने। होता तो यही है, क्योंकि गरीब की जान होती है या जो कमज़ोर होता है उसकी जान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उसको कोई अहमियत दी जाती है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कीजिएगा। हाँ, वो मुजरिमाना गफलत की जैसे बात हुई तो मुझे याद आ गया, मॉडल टाउन वाला केस आप देख लें कि किस तरह वहाँ पे ब्रुटैलिटी के साथ वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेंस को गोलियां मारी गई। वहाँ पे भी तकरीबन 17-18 लोग मारे गए थे। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो सो रहा था, मुझे तो इस वाक़े का पता नहीं चला। तो आप देख लें कि इस मुल्क में बड़े बड़े जब बच जाते हैं तो फिर छोटों का क्या बनेगा। ठीक, नाज़रीन, ये तो थी हमारे एक और चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी कि जो लोग धरना भी कर रहे थे उन्होंने इस वक्त भी बहुत वादे किए थे। अच्छा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, वो केस आगे नहीं मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। है। मैं पहले पोल शामिल कर लूँ ब्रेक की जानिब, अब उसके बाद मैं आपकी जानिब भी आ जाऊँगी। नाज़रीन, ये तो हमारे एनालिस्ट की राय थी, और जब हमने यही सवाल सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने रखा कि ज़िम्मेदारान का तयन तो हो गया, लेकिन क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो 49% लोगों का ख्याल था जी हाँ, कार्रवाई ज़िम्मेदारों के खिलाफ होगी, जबकि 51% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल फिर तशवीशनाक होने लगी है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9% के करीब पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4340 मजीद अफराद में मुहलिक वायरस की तशखीस हुई है, जबकि वायरस की वजह से मजीद 7 अफराद का इंतकाल हो गया है। सवाल यह है कि मौजूदा हालात में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या सख्त पाबंदियां लगा देनी चाहिए? अंबर, आप इत्तफाक करेंगी? हमने देखा है कि पाबंदी जो है वो हम सख्त लगा नहीं सकते, ज़ाहिर है मईशत भी चलनी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुरू में कहना था और आपको मान लेना चाहिए कि वो सही भी कह रहे थे, लेकिन मैं साथ साथ कहूँगी कि जो वैक्सीनेशन की शरह है उसको ज़ाहिर तेज़ होना है। जो लोग नहीं करवा रहे, बूस्टर नहीं करवा रहे या पहली बार नहीं करवा रहे या दूसरी बार नहीं करवा रहे, उनको लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप देखें कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड होते हैं उनकी शरह बात हुई 25 गुना ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में काफ़ी, मतलब गिवन दैट इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, हमारी जो वैक्सीनेशन रेट है ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि जहाँ अमेरिका में भी जहाँ 62% वैक्सीनेशन रेट है, वहाँ बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी वैक्सर मूवमेंट भी है। वहाँ आप देखिए कितनी तेज़ी से भी फैल रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान में शायद टेस्टिंग भी उस हिसाब से नहीं हो रही, हमें अंदाज़ा नहीं है कितनी तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये कहना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन से बचने के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक इसकी सूरत ज़्यादा ना हो, उससे बचने के लिए मास्क पहने, अब खाने पीने की जगहों पे कराची ईद पे जाने के बजाय, शादियों पे पार्टीज पे जाने के बजाय, मेरे ख्याल में कि लोगों को अब थोड़ी देर कुछ हफ्ते एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। NBC, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी जो मेरे पास फिगर आए हैं सिंध के आज के, वो 3707 है। इट मीन्स के अभी तक ये पीक पे नहीं पहुंचा है और पीक पे जाना है इसको। इस तरह ये है कि
फरवरी का फर्स्ट वीक इसका पीक होगा, और ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई ना सियासत है ना कुछ और, मेडिकल साइंस है ये। अब सूरत हाल ये कि हमारे यहाँ अफरा तफरी क्यों नहीं है, हम चिल्ला क्यों नहीं रहे, हम शाउट क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि हमारे अस्पतालों में बेड अभी तक खाली है, वेंटिलेटर पर अभी तक लोग नहीं गए हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों ने एक बड़ी तादाद में अपने आप को वैक्सीनेट किया है, और वैक्सीनेशन के बाद वो कहते हैं कि आप अस्पताल में दाखिल होने की मतलब नौबत नहीं आएगी, आपको वेंटिलेटर पर जाने की नौबत नहीं आएगी। जिन लोगों ने बूस्टर लगवाए हैं वो तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान से हैं, लेकिन उनको भी इत्मीनान से नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दुनिया का मिसाल है आप, ऑस्ट्रेलिया ने हमारा जो हीरो है नोकोविच चाइनीज का, उसको निकाल दिया उन्होंने कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। तो हमें भी पाकिस्तान में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी, चाहे उनके सिम बंद करें आप या उनके पासपोर्ट बंद करें, जो भी करें आप, ट्रैवल बैन करें उनके ऊपर, लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपको। जब वो इतना बड़ा कीमती आदमी डिपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, जिसकी वजह से गेट मनी बिलियंस में आती है और टीवी राइट्स बिलियन में आते हैं, तो फिर हमारा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके ख्याल में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है? कथा कलामी की माफी चाहूंगी। एक बात कि धरने, जलसा, ईद फेस्टिवल, शादी ब्याह, तकरीबात, मेला, वलीमा, इनको जरा सा महदूद कर दें। ठीक है जुनैरा। एनबीसी फिर कहेंगे कि जुनैरा शादियों के खिलाफ बहुत बोलती हैं, लेकिन इस वक्त जिस रफ्तार से शादियां हो रही हैं और बगैर मास्क के हो रही हैं, वंस अगेन आई वुड से कि प्लीज़ सादगी से कर लें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिकॉज ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम ये है कि अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि द फ्लू इज़ ओमिक्रॉन। इसका ये है कि ये उतना लीथल नहीं है, इफ़ेक्ट उस तरह नहीं करता, लेकिन फैलता बहुत बुरी तरह है। तो लिटरली इसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, बट वी मस्ट टेक ऑल द प्रिकॉशंस, बिकॉज मेलबॉर्न में जहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट उन्होंने लगाया था लॉकडाउन 262 डेज का, जैसे ही उसको हटाया है वहाँ पे सब लोगों को हो गया है ओमिक्रॉन। सो खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी कैंपेन तेज करे, लोगों में फिर अवेयरनेस दोबारा क्रिएट होनी चाहिए, आवाम को खुद ख्याल करना चाहिए, और अपोजिशन जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो भी ये धरने और ये जलसे जुलूस मतलब गैदरिंग को तो खुदा के वास्ते कम करें, और बाकी सख्ती होनी चाहिए कि जो जहाज़ पे ट्रैवल है, ट्रेन पे ट्रैवल है, बसेस जो है उनको चेक करना चाहिए, और आवाम को सबसे बड़ी बात है खुद सोचना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। मेरे ख्याल में ज़्यादा तनाज़ा तो स्कूलों को बंद करने का है, तालीमी इदारों का, और वो निजी स्कूल और निजी तालीमी इदारे के जो मालकान हैं वो शोर मचा रहे हैं कि हमारे को कोविड की वजह से 10,000 के करीब स्कूल बंद हो गए हैं, 7 लाख टीचर बेरोजगार हो गए हैं इसकी वजह से। अदरवाइज तो कोई तनाज़ा नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ एनसीओसी को हमें फॉलो करना। ठीक है, एनसीओसी को हमें फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, इस मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।